गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से केस टेकिंग को देखने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने केस टेकिंग का जो इंट्रोडक्शंस दिया था और उसमें हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया था। आज और ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने यह देखा था कि हमें केस टेकिंग करनी है होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि हमें बहुत सारे लक्षण इकट्ठे करने हैं, उसके मेंटल फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए टोटलिटी बनाने हैं। इसके लिए रोगी से हमें केस लक्षण संग्रह करना है। अब जब हम ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास में होता है तो अब हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोगों के पास में क्या साधन है, किस तरह से हम लोग उसको व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ रोगी जब आपके पास में क्लिनिक में आते हैं तो आपके पास में किन किन बातों को आपके साथ में होना चाहिए। एक चिकित्सक के साथ में रोगी के इलाज करने के लिए किन किन बातों को साथ में होना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब आपको रोगी आया उस समय में आप सोचेंगे मुझे क्या पूछना है, मुझे क्या सुनना है, तो ये बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन होगा और आप इसी उधेड़ बुन में रह जाएंगे और आपको पहले से ये आभास नहीं हो पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और आप बहुत सारे मैटर को मिस कर जाएंगे, साथ ही समय भी नष्ट हो जाएगा। तो छात्रों, आज हम लोग ये कोशिश करते हैं जानने के लिए कि आपको क्या करना है इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए और प्लस रोगी को देखने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले जब रोगी आपके पास में आते हैं तो हमारा दो ही मेन मकसद होता है, उसको देखना और सुनना। देखना ऑब्जर्वेशंस, सुनना कान से लिसनिंग, है ना। तो आज हम इस दो विषय पर ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि देखना और सुनना, हम लोग कहेंगे देखने में क्या है, हम लोग सब कुछ देख लेते हैं, सुनने में क्या है, हम लोग सब कुछ सुन लेते हैं, लेकिन यह टेक्निकल नहीं है। हम लोग सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, सभी कुछ होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हम लोग सावधानी पूर्वक और इसको एक सेंसेशन के साथ में हम देखें सुने तो हमें कुछ विशेष दिखलाई पड़ेगा। और रोगी के लक्षण जो होते हैं कभी कभी इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि उनको देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक आपके पास में एक बहुत ही विजन, आपका जो है दृष्टिकोण जो है सो बहुत ही एक्यूट नहीं हो जाता है, तब तक आप रोगी को अच्छे से नहीं देख पाते हैं और ना सुन पाते हैं। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि देखने के लिए हम लोगों को क्या करना है। तो पहली बात आती है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस के लिए भगवान ने हम लोगों को दो आंखें दिया है और आप एक आंख बंद करके भी देखिए तो वही चीज़ दिखलाई पड़ता है, दो आंख से बंद करके देखिए तो वह भी दिखलाई पड़ता है, दूसरी आंख को बंद करके, और दोनों आंख से देखिए तो दोनों चीज़ से तो वही दिखलाई पड़ता है। और आंख से जो हम देखते हैं, आंख से जो दिखलाई पड़ता है और हम लोग सोचते हैं कि हम वही चीज़ देख रहे हैं, लेकिन बहुत समय में ऐसा होता है आप बहुत सा चीज़ आपके सामने से गुजर जाता है, लेकिन आपको बाद में लोग पूछते हैं कि आपने क्या देखा, तो आप जब बताते हैं लेकिन कुछ बातें और पूछी जाती है तो आपको वहाँ पर नहीं दिखलाई पड़ता है। मैं एक देखने के बात पर मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, है ना। एक व्यक्ति है, उसे एक गाय खरीदनी है और वो अपने स्टाफ को, अपने घर के आदमी को बोलता है कि जा करके देखो गाय कैसी है। तो वह गया, गाय को तो देखा, बोला कि उसको सेटिस्फाइड हो गया, गाय, हाँ गाय अच्छी है। तो गाय का रंग कैसा था, अब वो आदमी गाय देख के आया है लेकिन अब उसके पास में ये नहीं बता पा रहा है कि गाय का रंग कैसा है। तब
वो गया, अब केवल वो गाय का रंग देखने के लिए गया, है ना। जब वो आदमी आया पूछा कि अब क्या, अच्छा उसकी पूंछ कितनी लंबी है बताओ तो। अब उसको पूंछ देखने के लिए फिर दोबारा जाना पड़ा। तो क्या है कि हम जब जाते हैं तो हमारे मन में जो बात होती है वही चीज हम देख पाते हैं, है ना। ये बहुत ही विचित्र बात होता है कि हम लोग जो मन में बात होती है वही देख पाते हैं, यानी कि आंख से हम नहीं देखते हैं। तो आंख तो एक कैमरा है और कैमरे के सामने से सभी कुछ गुजर जाता है, लेकिन हमारा मन में कैमरा नहीं है। हमारे मन में वही बात है जो हम देखना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो हम देखना चाहते हैं वही देखते हैं, जो नहीं देखना चाहते हैं नहीं देखते हैं। आप कॉलेज जाते हैं, रास्ता से आते समय में बहुत सारी चीजें आपके नजरों से गिरता, ऐसा तो नहीं होगा कि वो कैमरा से नहीं दिखलाई पड़ेगा। और आजकल सीसीटीवी में आप देखते हैं तो सीसीटीवी में आप जब दोबारा जब रिप्ले करते हैं तो आप कह रहे ये भी था, मैं पिछले बार तो मैं नहीं देख पाया था, जब आप क्लास में थे उसके बाद में आपने नहीं देखा, अब ये बात देखते हैं। तो होता क्या है कि हम जो मन में, तो हमारे पास में देखने के दो लेवल है ना। पहला लेवल है आपका आंख से होकर के हुआ विजन जो है सो अति में जाता है ना, आंख आपका इंटर करता है। और माइंड के पास में जाने पर माइंड जो है सो जो चीज देखना चाहता है वो देखता है, बाकी चीज को नहीं देखता है। और तीसरी बात होती है, तीसरा लेवल होता है उसका परसेप्शन, जब वो वहां पर बैठता है। लेकिन अगर इसीलिए हमें रोगी के अंदर में क्या देखना है ये पहले से निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबसे पहले से ही निर्धारित करना पड़ेगा। डॉक्टर हैनीमैन 6th एफॉलजी में बहुत अच्छी बात कही, अनप्रेजुड्यूस्ड ऑब्जर्वेशंस। अनप्रेजुड्यूस्ड मतलब कि पहले से कोई धारणा मत रखो। मैं भी कह रहा हूं कि पहले से कोई धारणा नहीं रखो, लेकिन जाने के बाद में एक ओपन माइंड होकर के जाओ, जो सामने मिलेगा वह देखो। लेकिन यहाँ तो हम मन लेकर के जा रहे हैं, अपना दिमाग को लेकर के जा रहे हैं, तो दिमाग भी मत ले जाओ और एक केवल आंख लेकर के जाओगे तो आपको वहां पर बहुत चीजें दिखलाई पड़ेंगी। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा संभव नहीं होता है। हम लोगों के लाइफ में हम लोग इतने व्यस्त होते हैं, इतनी सारी समस्याएं होती हैं, घर का काम, बाहर का काम, तो ये प्रैक्टिकल वे में ये हम लोग पॉसिबल हम लोग के पास में नहीं हो पाता है। और हम लोग चीज को नहीं, अब के सामने में रोगी बैठा हुआ है और आपके सामने में बैठ करके नाक को ऐसे ऐसे खुला रहा है, लेकिन चूंकि आपको पहले से यह एहसास नहीं है कि यह भी कुछ काम का बात हो सकता है, तो आप उसको नहीं देखते हो। और रोगी नाक के सामने देख करके जा रहा है, जब आप रिपोर्टरी में उलट करके देखिएगा, मैथमेटिका में उलट के देखिएगा, तो कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज नोज, नाक में उंगली डाल रहा है, जैसे रूब्रिक्स मिलेंगे, सिम्टम्स मिलेंगे और उसके दवा का इंडिकेशन मिलेगा। तो दोबारा ऐसा मौका नहीं आता है। और आपको रोगी के साथ में जितने समय व्यतीत करते हैं उस कंसंट्रेशन में आपको एकाग्रता के साथ में अपने आंखों से देखने का प्रयास कीजिए, सामने से क्या गुजर रहा है। दिमाग को अलग करने का कोशिश कीजिए, लेकिन मैंने कहा कि दिमाग को अलग करना भी बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत से आसान नहीं है। तो क्या करें हम? तो हम अपने दिमाग में रिपर्टरी को भर लेना, ऐसा हो सकता है, सिम्टम्स को भर ले, तो कि सिम्टम्स रहेगा जो सामने आएगा तो दिखलाई पड़ेगा। ये अच्छा एक इशारा हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है। इसीलिए अगर आप रूब्रिक्स का, रिपर्टरी के रूब्रिक्स का मनन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या कहाँ कहाँ लक्षण मिल सकता है, कहाँ कहाँ लक्षण का विस्तार हो सकता है, कितना सूक्ष्म हो सकता है, अगर ये सोचने का कोशिश करेंगे तो आपको दिखलाई, आपको देखने का जो डायमेंशन है, एरिया जो है सो बढ़ जाता है। तो यह प्रयास करने की बात होती है, प्रैक्टिस करने की बात होती है, और वह देखने में वह आपको सहायक होगा। तो देखने के लिए आपको एक बात और करनी है, रोगी जैसे ही आपके पास में इंटर करता है, आप
कम से कम 1 मिनट तो उसको देखने का प्रयास कीजिए, बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ ये केवल आंख उसके ऊपर में टिकाने का कोशिश कीजिए और आई टू आई कांटेक्ट लाने का कोशिश कीजिए। जब आई टू आई कांटेक्ट लाएंगे तो उसके एक्सप्रेशन में चेंजेज आता है और एक्सप्रेशन में चेंजेज आएगा तो वह आपका बहुत कुछ आपको चीज़ें वहाँ पर दिखलाई पड़ेगा। तो जब रोगी के साथ में आपके इस तरह के कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से रोगी को देख सकते हैं। मन में कोई भी पहले से कोई भी इंगेजमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर केस टेकिंग करते समय में अगर आपका मन में कोई इंगेजमेंट्स है, जैसे कि मुझे भी बाजार जाना चाहिए, मेरे का ये, तो जब आप क्लिनिक में बैठे हो तो क्लिनिक में मन तन धन सब चीज़ से वहीं पर होना चाहिए। सारे चीज़ के साथ में क्लिनिक में होना चाहिए और मन में अगर जरा सा भी डिवीजन होगा, मन में जरा सा भी डिवीजन होगा तो आप पूरा रूप से नहीं देख पाइएगा, क्योंकि आधा मन रहेगा दूसरे जगह पर, आधा मन रहेगा दूसरे जगह पर। और कई एक समय में तो बहुत जगह पर मन बटा हुआ होता है। तो जब बहुत जगह पर मन बटा हुआ होगा तो आप बहुत चीज़ को नहीं देख पाते हैं। आप उतना ही, क्योंकि मन में आप एक मल्टीपल कैमरा तो लेके नहीं ना बैठे हैं, आपके पास में केवल एक ही कैमरा है ना, ये दोनों आँख वाला कैमरा है, वो जा करके एक ही जगह पर फोकस करता है। तो हमारे पास में जो सीसीटीवी में कई एक जगह पर कैमरे लगाए जाते हैं, वैसे कई एक जगह पर कैमरा लगाने का प्रावधान नहीं है। हम लोगों के पास में एक ही कैमरा है और उसी कैमरा से सभी कुछ को गुजरना है। इसीलिए हमें कंसंट्रेट होकर के क्लिनिक में बैठना चाहिए। यह कंसंट्रेशन आपका जो है सो रोगी को देखने में मदद करेगा, है ना, उसको देखने, और देखेंगे तभी समझेंगे, है ना। और एक बार जब किसी चीज को देख लेते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो आपको उसमें और भी देखने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो यह प्रयास करने की चीज है और यह एक ऑब्जर्वेशंस की बात है। और यह कला अगर आप अपने इस क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं तो रोगी के लक्षण के पास में पहुंचने के लिए आपको बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। तो यह प्रयास हम लोगों को करना है। रोगी के जब क्लिनिक में हम बैठें तो क्लिनिक में हमारे सामने में कोई एक्सटर्नल, वो पूरा का पूरा समय मेरा क्लिनिक का समय हो, ओपीडी का समय हो, जहां हम हैं इसी को कहा गया है द माइंडफुलनेस, यानी कि माइंडफुल, पूरा का माइंड वहां पर प्रेजेंट में, वर्तमान में माइंड होकर के रहे, है ना। वर्तमान में माइंड है, वर्तमान में अगर मन है तो आपका मन जो है सो वही देखेगा जो वर्तमान में है। और रोगी कहाँ बैठा है? रोगी आपके वर्तमान में बैठा है, आपके सामने में बैठा है। अगर आपका मन कहीं फ्यूचर में होता है और कभी पास्ट में होता है तो आप सामने की चीज को नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में अगर बात मन हो तो आप क्या चीज देखेंगे? सोचते रहेंगे, हाँ क्या होगा, कैसे होगा, और समय में बहुत सा चीज नहीं दिखलाई पड़ेगा। अगर बीती हुई बातों में मन घुसा हुआ होगा तो वो भी नहीं देख पाएंगे। और अगर आपका मन मेट्रिया मेडिका में हो तो और मुश्किल है, क्योंकि मेट्रिया मेडिका में अगर कोई एक दवा पर आपका मन बंधा हुआ हो तो उस दवा को बराबर आप उसमें प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। रोगी आया और आपके दिमाग में अगर यह बैठ गया कि यह फलना दवा है, लाइकोपोडियम है, नक्सवोमिका है, जो दवा है, अब वह दवा आपका पीछा करना शुरू करता है, आपके माइंड का पीछा करना शुरू करता है और आप बार बार उसी चीज को देखने के लिए, उसको खोजने के लिए, तो अगर वह लाइकोपोडियम नहीं है तो लाइकोपोडियम तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अन्य दवा को भी आप नहीं समझ पाइएगा। इसको डॉक्टर हैनीमैन ने 6th एक्सरसाइज में कहा अनप्रेजुड्यूस्ड, प्रेजुड्यूसनेस, मन में पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए। और पूर्व धारणा कहाँ से आता है? पूर्व धारणा आता है फ्यूचर में रहने से, पूर्व धारणा आता है पास्ट में रहने से, पूर्व धारणा आता है मन में कोई बात को लेकर के चलने से, है ना। दवा को लेकर के चल रहे हैं या और किसी चीज को लेकर चल रहे हैं तो आपके मन में एक प्रेजुडिसनेस आता है और यह प्रेजुडिसनेस के कारण आपसे दो गलतियां होती हैं, दो बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। एक होता है कि नॉन ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप देखते ही नहीं हो, आप देखते ही नहीं हो।
आपको दिखलाई ही नहीं पड़ता है, सामने में है दिखलाई नहीं पड़ता है। और दूसरा मैल ऑब्जर्वेशन। मैल ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब है जो चीज को देख रहे हो वो वही चीज नहीं देखते हो जो है, उसका विकृत फॉर्म में देखते हो, उसको एक डिफरेंट फॉर्म में देखते हो। तो यह इसको मैल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मैल ऑब्जर्वेशन से नॉन ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है जब आप आपके दिमाग में पहले से प्री ऑक्युपाइड होगा, पहले से भरा हुआ होगा, तो वह पहले से अगर किसी दूसरी समस्याओं से भरा होगा तो वह प्री ऑक्युपाइड होने के कारण आपका दिमाग में कुछ अटेगा नहीं। कहा जाता है कि मनुष्य का मन कभी भी खाली नहीं रह सकता है, ऐसा है और यह सही भी है, कभी भी खाली नहीं है। लेकिन यह प्रयास थोड़ी देर के लिए ओपननेस होने का, आप अपने को प्रेजेंट में लाने का कोशिश कीजिएगा, क्लिनिक में उस रोगी पर इंटरेस्ट लेने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका सबसे बड़ा, इसलिए मैं कहा कि हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस का, केस टेकिंग का सबसे मूल आधार जो है सो हमारा ऑब्जर्वेशन है। सबसे मूल आधार क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन से हम कैसे देखते हैं। इसीलिए देखना एक कॉन्शसनेस है, एक कला है, एक आर्ट है और उसे प्रैक्टिस से ही किया जा सकता है। मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, मैं आपको उसके संबंध में कुछ निर्देशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे करोगे, लेकिन उस निर्देश को करना आसान नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। समझ रहे हैं ना? उसको प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए क्लिनिक में बैठने का आदत डालिए। आप क्लिनिक में अभी अगर क्लिनिक में तो कम से कम रोगी के साथ में देखने का कोशिश कीजिए, और जहाँ पर भी हो वहाँ पर रोगी के साथ में बैठने का, कुछ लक्षण लेने का, करेक्ट करने का प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनेगा, आपको दवा के विषय में, रोगी के विषय में जानकारी होगी। यह केस टेकिंग का मूल आधार है। तो मैंने आपको आज अभी यह बताने का कोशिश किया कि ऑब्जर्वेशन क्या है। अब दूसरा पहलू है हमारा सुनना। दूसरा पहलू है हमारा सुनना, कान से सुनना। मैं कहानी सब कोई को बताता हूं, हम कितना सुनते हैं और कितना देखते हैं, है ना? आपको पास में दो कान मिला है और दो आंख है, तो दोनों कान से तो सुनते ही हैं। अगर इधर से आवाज आ रही है तो इधर का आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगा, इधर से आवाज आ रहा तो, लेकिन दोनों कान से तो सुनाई पड़ता ही है, एक कान से कम, एक कान से ज्यादा, ठीक है? लेकिन अगर, और भगवान आपको एक ही तो मुंह दिया है, ये मुंह जो है सो एक ही है। बड़ा विचित्र बात है, दो आंख, दो कान, दो नाक, सारे चीज दो, ये मुंह क्यों एक है ना? कभी ऐसा आपने सोचा मुंह एक क्यों है? क्योंकि कहा गया है कि सुनना और बोलना एक साथ में होगा तो सुनाई कम पड़ती है। आप आधी बातें सुनते हो और आधी बात अपनी बात में व्यस्त रहते हो। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसीलिए कहा गया कम बोलो और ज्यादा सुनो। अगर आप चिकित्सक होना चाहते हो तो आपको तो लेना है ना, लेना है ना, तो बात सुनो तो, और सुनने के लिए अगर समय दोगे तो आपको ज्यादा सुनाई पड़ेगा। इसीलिए रोगी को बोलने का अवसर देना चाहिए, रोगी को बोलने का अवसर देना चाहिए। उसे अपने कम बातों में आप कब खाली उसको बोलने के लिए उकसा दीजिए, उसको बता दीजिए कि तुम बताओ, मेरा आपका कष्ट बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो रोगी बड़ा इंटरेस्ट लेके बताना भी शुरू कर देता है, ठीक है ना? रोगी वो इंटरेस्ट लेने पर रोगी भी इंटरेस्ट लेने लगता है और बताने लगता है। और आप उसके टोकिए नहीं, अभी टोकिए नहीं, उसको बोलने दीजिए, मुंह बंद करके उसकी बात को ध्यान से सुनते रहिए। बहुत बातें निकल करके आएंगी जो कि आपको, अगर उसको बार बार में टोकते रहिएगा तो उसमें नहीं निकल करके आएगा। तो लिसनिंग के लिए भी कहा गया कि उसी तरह से ध्यान की आवश्यकता है जिस तरह से ऑब्जर्वेशन का, और दोनों साथ साथ चलता रहता है। इसलिए हमें इसको कहते हैं लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशंस मैनेजमेंट सिस्टम।
एक मैनेजमेंट सिस्टम आपको बनाना होगा अपने अंदर में कि आप कैसे सुन रहे हो और कैसे देख रहे हो। यह जीवन में खाली क्लिनिक में नहीं फायदा करेगा, ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में यह आपके विकास के लिए मदद करेगा, आपके डेवलपमेंट के लिए। क्लिनिक में तो रोगी देखिएगा, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आपको और भी अधिक ज्ञान होने लगेगा, आप बहुत सारी बातें को जानने लगिएगा। तो ये हम लोग ऑब्जर्वेशंस और लिसनिंग की बात कर रहे हैं। लिसनिंग के लिए जब आप होते हैं तो उस समय में आप ध्यान दे करके सुनना है और पेशेंट को इनकरेज करना है, और बताओ, उसको प्रोत्साहित करना है ना, बोलने के लिए। तो आपको उनसे बातें काफ़ी निकल के रखें। अब डॉक्टर हैनीमैन ने कई एक जगह पर लोग कहते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि इंटरप्ट मत करो, जो मैं भी आपको बता भी रहा हूँ, इंटरप्ट नहीं करो। लेकिन आपके पेशेंट के टाइप्स बड़ा विचित्र विचित्र होते हैं। एक ऐसा बातूनी पेशेंट आता है कि बोलता जाता है, कोई बात ही नहीं समझता है। अनाप शनाप जो बात आपका रेलिवेंट नहीं है, जो मकसद का नहीं है, वो आपके लिए उससे दवा चुनने में कोई मदद नहीं मिलेगा, वो बात आपको सुननी पड़ रही है। और एक पेशेंट ऐसा आता है जिसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलता है। तो दो छोर है, एक टॉकेटिव पेशेंट का, एक टैसिटर्न पेशेंट का, चुप्पा पेशेंट का, है ना। टॉकेटिव पेशेंट और लॉकेसिटी पेशेंट, लॉकेसिटी पेशेंट एंड टैसिटर्न पेशेंट, है ना। लॉकेसस का मतलब होता है बोलने वाला, और टैसिटर्न होता है नहीं बोलने वाला। तो ये दो छोर पर पेशेंट हैं, और दोनों को बुलवाने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रोगी को बुलवाने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसी को डॉक्टर हैनीमैन ने कहा, जब आवश्यकता पड़े तब टोको। ऐसा नहीं कहा कि मत टोको, आवश्यकता पड़े तब टोको। उसको इंटरप्ट करने का जरूरत होगा। उसको विषयांतर जब हो रहा है, अपने विषय से जब टपक रहा है, हट रहा है, तो उसे पटरी पर लाने का प्रयास करो। ठीक है ना। रोगी को पटरी पर लाने का प्रयास एक बहुत ही उत्तम तरीका है, और यह आप अपने धैर्य के साथ में, पेशेंट के साथ में बैठते हैं तो होता है। तो लिसनिंग के लिए, सुनने के लिए आपको उसके शब्द, अब सुनते क्या हैं, एक सेंटेंस होता है ना, एक आवाज़ जो निकलता है, जो हम बोलते हैं, तो इसमें कई एक शब्द है ना, कई एक शब्द हैं। और मैं जब लगातार बोल रहा हूँ मेरे लेक्चर्स में भी, तो उसमें कई एक सेंटेंस एक साथ आ रहे हैं, और कई एक सेंटेंस का सब मिल करके एक छोटा सा समरी बनता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप जब सुन रहे होते हैं और उस समय में आप अगर केवल समरी पर क्या बोलना चाह रहा है ये आदमी, है ना, क्या बोलना चाह रहा है, बस उसी पर अगर आपका ध्यान केंद्रित होगा तो आप वह क्या बोल रहा है वो नहीं सुन पाइएगा, है ना, क्या बोल। लेकिन वो कहने का मतलब कि आप उसके एब्स्ट्रैक्ट पर कॉन्सेंट्रेट, वो क्या बोलना चाहता है इस पर ध्यान होगा, नहीं क्या बोल रहा है ये देखने का जरूरत है ना। इसीलिए कहा गया है हर एक शब्द को सुनो, हर एक शब्द को समझने का कोशिश करो, हर एक सेंटेंस को समझने का कोशिश करो। हर एक सेंटेंस को सुनोगे और हर एक शब्द को सुनने का आदत बनाएंगे तो हमारा लिसनिंग का जो है, हमारा सुनने का कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ध्यान, इसी को कहते हैं ध्यान से सुनना, है ना। इसी को कहा जाता है ध्यान से सुनना। हर एक शब्द से एक लेटर से शब्द बनता है, शब्द से एक सेंटेंस बनता है, और कई एक सेंटेंस मिलकर के एक कहानी बनती है ना। तो आपको कहाँ देखना, कहानी नहीं देखनी है, पहले आपको शब्द देखना है। शब्द के बाद में आप सेंटेंस पर जाओगे, और सेंटेंस के बाद में आप कहानी पर जाओगे। तो ये इतना बड़ा ये रास्ता है। और यह भी मैं बताया कि उस समय में आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैं है, आप छोड़ दो कहानी पर सुनने के लिए, आप वहीं पर देखने का शुरू करो। जब आप टीवी देखते होते हैं ना, और उस समय में जब आप सोचते अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर ऐसे उत्साह होता है तो आप जो सामने में हो रहा है वही नहीं देख पाते, है ना।
क्या होगा, परिणाम क्या होगा, परिणाम पर तो सामने में जो क्या घटना घट रही हो तो देख नहीं पाओगे। तो छात्रों, एक चीज को दिमाग में रखना है कि हमें क्या घटना घट रही है प्रेजेंट में रह करके सीखना है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, माइंडफुलनेस इसका एक तरीका है, यानी कि प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रह करके रहना, ध्यान वहाँ पर रखना, क्लिनिक को पूरे तरह से कंसंट्रेट करना। यह आपके ऑब्जर्वेशंस कैपेसिटी और आपके लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है ना। आपके ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी और लिसनिंग कैपेसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, जो कि लिंक करता है, आपको जोड़ता है पेशेंट और के साथ में। रोगी और डॉक्टर का जो जोड़ने का एक माध्यम है वह सुनना है और देखना है। ये दो प्राइमरी इफेक्ट्स है। दूसरी बात, रोगी को समझना क्या चाहता है। तीसरी बात आ रही है कि क्या चाहता है। देखिए, रोगी तो कष्ट में होता है और वह हमेशा कष्टों की ही बात करेगा, और अगर आप उसके कष्ट की बात को सुनने के लिए प्राथमिकता नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, वह बात को सही से नहीं बता पाएगा। इसीलिए उसके कष्टों के विषय में थोड़ा सा आप उसको प्राथमिकता दीजिए और वहीं से आप सुनने का शुरू कीजिए। बाद में आपको कुछ पूछना है, ऐड करना है, वह बाद के लिए रख लीजिए, नोट करके रखिए। ठीक है ना, बाद में लिखना, नोट करना है। ठीक है ना। तो ये तीन बात को हम लोग को देखना है कि हमें जहाँ पर पेशेंट शुरू कर रहा है, जहाँ पर पेशेंट का माइंड है, वहीं पर हमें उसे दे करके चलना है। वहीं से हमारी कहानी का शुरुआत होगा, वहीं से हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो अब मैं तीसरी बात को बताने जा रहा हूँ। केस टेकिंग जब करते हैं तो सुनने और देखने के पश्चात उसे हमें लिखना भी पड़ता है। यानी कि एक साथ आप सुन रहे हो, एक साथ आप देख रहे हो और एक साथ आप लिख रहे हो। नोट भी करना पड़ता है ना, क्योंकि आपका भी तो मेमोरी शॉर्ट होगा ना। कई एक रोगी देखने हैं और बाद में याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो केस टेकिंग में तो हमें नोट्स भी बनाते जाने हैं, लिखते जाने हैं साथ में। जैसे क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स बताते जाते हैं तो आप लोग नोट्स बनाते जाते हैं ना, नोटबुक पर लिखते जाते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को एक रिकॉर्ड कीपिंग की भी आदत बनानी पड़ेगी, है ना। रोगी, एक डॉक्टर जो कि रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करता है वह सफल डॉक्टर नहीं होता है। वह अगर अपने पेशेंट का हिस्ट्री लिखने का अभ्यास नहीं करता है तो वह सफलता नहीं होती है, क्योंकि इस रिकॉर्ड का आप उस रोगी के लिए जब तक आपका इलाज करेंगे तब तक आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आप कहेंगे कि हाथ भी चलाना है, दिमाग भी चलाना है, आंख भी चलाना है, कान भी चलाना है, चारों चीज को साथ साथ कैसे करना है ना। हम लोग को तो आजकल कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी भी आ रहे हैं। अगर आपको लिखने में समस्या हो रही है तो आप अपने जगह पर एक वीडियो कैमरा लगा लीजिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, है ना। ऑडियो विजुअल सिस्टम को डेवलप कर लीजिए, वह एक तरीका हो सकता है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में इसका जो कहते हैं वैधानिक आधार नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यह इलीगल माना जाता है। आप किसी की बातों को न देख सकते हैं, न उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, और उसको आप ऑडियो वीडियो ये नहीं बना सकते बिना रोगी के परमिशन के उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, फोटो नहीं ले सकते हैं, उसका ये नहीं कर सकते हैं। आपको परमिशन लेना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर में वह एक क्लिनिकल एक्ट रेगुलेशंस के तहत वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब आप इसको करने जाते हैं, रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो रोगी से एक कॉन्सेंट ले लीजिए कि मैं अपनी
इलाज कराने के लिए इनको ये कर रहा है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट्स और है। अभी आप कैमरा के सामने में बैठे हैं ना, तो जब कैमरा के सामने में हम लोग बैठे होते हैं तो हम लोग बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि अरे थोड़ा सा मेरा चेहरा खराब ना दिखलाई पड़े, है ना, चेहरा खराब नहीं दिखलाई पड़े, और उसके लिए बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वह कॉन्शियसनेस के कारण हम अपने को जो असलियत है वो नहीं दिखलाई पड़ता है, हमें तो असली चीज़ देखनी है। तो सबसे उत्तम साधन माना जाता है, मैं जो व्यवहारिक रूप में देखता हूँ वह मैं क्या करता हूँ कि मैं रोगी के लिए एक रिकॉर्ड के उसका लिखने का काम, वह केस टेकिंग का काम मैं करता हूँ बिना रिकॉर्ड, बिना वीडियो और ऑडियो कैमरा के साथ। और अंत में कुछ समय 5 मिनट उसके वीडियो, उसके हाव भाव को नोट करने के लिए 5 मिनट के लिए 5 या 10 मिनट का समय में उसको नोट करके रख लेता हूँ। तो दोनों हमारे पास में हो गया। जो नहीं देख पाए वह बाद में उस 5 मिनट वाला में से देख लेंगे और कुछ उसमें से देख लेंगे। तो यह एक मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। आप इसकी व्यवस्था आप अपने ढंग से करना पड़ेगा, है ना। और लेकिन हर एक समय में इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, जो भी आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वह रिकॉर्ड जो है सो आपका एक परमिशन होना चाहिए, वह बिना परमिशन से। और आज के समय में इस डॉक्यूमेंट का बहुत महत्व होता है। आज के समय में क्लिनिकल एविडेंस के लिए इसका बहुत महत्व होता है। और केस टेकिंग के समय में ही यह क्लिनिकल एविडेंस होता है कि उस समय में ही रोगी जो बताता है वह उसका मूल कष्ट माना जाता है ना। तो जब रोगी मूल कष्ट बता रहा है, जब केस टेकिंग कर रहे हैं, तो मूल कष्ट को वह आपका क्लिनिकल एविडेंस का फॉर्म बनता है। और आज समय में सरकार भी ये कहती है, ये मान्यता दिया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने प्रैक्टिस को क्लिनिकली एविडेंस बनाने का, क्लिनिकल एविडेंस प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। तो छात्रों, हमने यह कोशिश किया आज आपको यह बताने का कि आप कैसे देखोगे, कैसे सुनोगे, कैसे लिखोगे, ठीक है ना। कैसे देखोगे, कैसे सुनोगे, कैसे लिखोगे और रिकॉर्डिंग करोगे, है ना। ये 4 चीज आपके पास साथ साथ चलते हैं, एक साथ चलेंगे। और इन चारों के लिए आपको एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, आपको अपना माइंड को प्रेजेंस बना करके वहाँ पर करना पड़ेगा, ये चारों चीज को, ठीक है ना। तो ये एक आपका इम्पॉर्टेंट टूल्स बन जाता है। इसको कहते हैं कि एक ब्रिजिंग टूल्स। ब्रिजिंग मतलब कि जोड़ने वाला टूल। एक रोगी के साथ में एक डॉक्टर को जो जुड़ाव बनता है उसका एक टूल्स ये कहलाता है। ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट टूल्स में, मैंने आज मैं केवल टूल्स के लिए बात कर रहा हूँ, संसाधनों की बात कर रहा हूँ। तो मैं संसाधन और भी संसाधन जो कि आपके हैं वह उसकी बात मैं करूँगा। एक रिकॉर्ड्स के साथ में आपका पेशेंट का रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आज के समय में रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य है। तो आप पेशेंट का जो नाम, पता, आइडेंटिफिकेशंस आप नोट करते हैं, उसके लिए भी एक रिकॉर्ड्स रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा, केस टेकिंग का इन्वायरमेंट, कहाँ पर आप केस टेकिंग करने जा रहे हो, है ना। ये एक बहुत बड़ा समय होता है जब केस टेकिंग करने का समय कहाँ पर केस टेकिंग हो रहा है। आप बड़े मेला में तो केस टेकिंग नहीं न करते हो, वहाँ पर भीड़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका भी मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, रोगी का भी मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आधा बात सुन रहे हैं, आधा बात नहीं सुन रहे हैं। तो ना मेला में हो सकता है, ना और कहीं पर हो सकता है, पब्लिक प्लेस में तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए हमेशा एक प्राइवेसी चाहिए। केस टेकिंग के लिए जो सबसे बड़ी बात है वह है प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब एकांत, यानी कि उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं हो, कोई दूसरी बात न सुने। एक रोगी और चिकित्सक के बीच में और कोई तीसरा व्यक्ति ना हो, है ना। तो वह आपका क्लिनिक हो सकता है। आपका क्लिनिक का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए जहाँ की
एक रोगी हो, एक बैठने की जगह हो और एक क्लिनिक आप बैठो हो, और उसके साथ में हम लोग कभी कभी एक दो अटेंडेंट्स को भी अलाउ करते हैं, क्योंकि फाइल नंबर 6 याद रखिए, रिमार्क्स ऑफ द अटेंडेंट, रिमार्क्स ऑफ द अटेंडेंट को याद रखिए। तो ये रिमार्क्स के लिए तो अटेंडेंट बताएगा, तो एक अटेंडेंस, और कभी कभी आपको किसी खास करके महिला के केस में आपको उसके साथ में बहुत सारे जो प्रोसीड्योर हैं उसमें आपको उस महिला के साथी को रखना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि आपके साथ में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। तो अटेंडेंस का माने इतना ही के लिए जगह का व्यवस्था होनी चाहिए। यह इसकी प्राइवेसी की बात आती है। यह प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है हमारे चिकित्सा विज्ञान का, और यह है, और हर एक जगह पर आपके केस रिकॉर्ड होते हैं, वह केवल आपका संपत्ति होता है, वह आपका संपत्ति होता है और उस रोगी का संपत्ति होता है, दोनों का ज्वाइंट प्रॉपर्टी होता है। उसको आप बिना रोगी के परमिशन के आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं, उसको मैगजीन में नहीं दे सकते हैं, रोगी का फोटो नहीं निकाल सकते हैं पेपर में, जब तक रोगी परमिशन नहीं देता है, क्योंकि उसकी जीवन के बहुत सारे प्राइवेट बातें होती हैं जिसे रोगी लोगों में जाहिर नहीं करना चाहता है ना, लोगों को नहीं बताना चाहता है। तो आप बिना उसके परमिशन से, अगर वो आपको लगता है कि ये समाज के लिए या चिकित्सा विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है, इसे बताना चाहिए, लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, जैसे हम लोग सेमिनार में केस रिपोर्ट्स बताते हैं, शेयर करते हैं, तो उसमें हम लोग जो उन्हीं केसों का शेयर करना करते हैं जिसका कि रोगी से हम लोगों को परमिशन मिला हुआ होता है, उन्हीं के वीडियो आपको दिखलाए जाते हैं, उन्हीं के फोटोग्राफ्स आप जो देख पाते हैं वह आपको जो है। लेकिन हाँ, जैसे क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एक्सरे प्लेट है या ब्लड रिपोर्ट्स है, ये इसमें कहीं फोटो की बात नहीं आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ चेहरे का, पर्सन की बात आती है, उसका रिकॉर्डिंग जो है सो आपको परमिशंस की जरूरत होती है। तो प्राइवेसी वर्ड जो है सो वह भी एक साधन है हम लोगों के केस टेकिंग का, और केस टेकिंग का यह आधार बनता है कि हम लोगों को प्राइवेट जगह पर, एक क्लिनिक में ही हमें केस टेकिंग, सभी जगह पर रास्ता चलते हम केस टेकिंग नहीं करते हैं, रास्ता चलते हम बात नहीं कर सकते हैं, बात करेंगे तो वह हमको दिमाग में आएगा ही नहीं, बात समझ में ही नहीं आएगा, और जब नहीं समझ में आएगा तो आप दवा क्या दोगे। रोगी तो सोचता है कि डॉक्टर भगवान है, जो भी बोलेगा दवाई बन जाएगा। तो आपके जब समझोगे नहीं तो भगवान कैसे बनोगे। भगवान बनने के लिए समझना पड़ता है, भगवान बनने के लिए आपके अंदर में आने के लिए आपके अंदर में भावना आनी चाहिए, और वह भावना तभी आएगा जबकि आप सुनोगे, आप जबकि देखोगे, और जब समझोगे तब उसका निष्कर्ष आप निकालोगे, आप कैलकुलेट कर सकोगे, और वह कैलकुलेशन सिस्टम के माध्यम से कैलकुलेट करोगे। आपके मन में भी कैलकुलेशन सिस्टम चलता है ना, दवा के लिए जितनी दवाइयाँ पढ़े रहते हैं, जितनी दवाइयाँ आपके दिमाग में हैं, उन्हीं दवा में से आप चुनते हो। लेकिन अगर रोगी उसके बाहर का हो तो बाहर की दवाई को खोजने के लिए तो आपको अलग से जाना पड़ेगा ना। तो छात्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें पेशेंट के साथ में इन सारी बातों को ध्यान दें, जिससे कि हम लोग रोगी के सही चीज़ को निकाल पाएँ, है ना। तो आज का जो व्यवस्था हम लोगों का हुआ, आज की जो पढ़ाई हम लोगों को हुई, इन टूल्स के माध्यम से, टूल्स की जानकारी हुआ। एक सुनना, दूसरा देखना, तीसरा लिखना, चौथा प्राइवेसी, ठीक है ना, और प्राइवेसी, और पांचवा इन्वायरमेंट, एंड छठा रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्राइवेसी, लिसनिंग, हियरिंग, ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स के बात होते हैं, जो कि ब्रिजिंग का काम करता है, रोगी और डॉक्टर के रिलेशनशिप से संबंधित है, और डॉक्टर और पेशेंट का जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है तो हमारा केस टेकिंग शुरुआत होता है। आपका संबंध होता है
तो फिर जा करके आपका काम शुरू होता है। तो यह शुरुआत करने के पहले रोगी के साथ में एक एग्रीमेंट हो जाता है, इसको कहते हैं एग्रीमेंट हो जाता है। तो हम लोग की केस टेकिंग का आधार शुरू हो जाता है, हम लोग केस टेकिंग करना शुरू कर सकते हैं। ये संसाधनों का से लैस होना पड़ेगा हम लोगों को, और लैस होकर के हम लोग जो हैं सो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आज फाउंडेशन देने का कोशिश किया, आधार बनाने का कोशिश किया कि आप केस टेकिंग के लिए क्लिनिक में बैठने जा रहे हो, और जब बैठने के लिए जा रहे हो, रोगी के सामने बैठने जा रहे हो, तो इतनी बातों का ध्यान में रखना होगा। और सबसे अंत में आज के लेक्चर का अंत का पार्ट है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, ये सारे चीजों के साथ में अगर आपके अंदर में विश्वास न होगा तो क्या होगा? ये कुछ भी नहीं होगा, ये सारे टूल्स धरे के धरे रह जाएंगे। और आत्मविश्वास है तो आप सुन सकते हो, पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं और पेशेंट को देख सकते हैं। क्योंकि पेशेंट के और रोगी के बीच में दो तरह का एक सब जो संबंध होता है, उस संबंध में आप एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में होते हो, आप एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में होते हैं, और रोगी अज्ञानी व्यक्ति के रूप में होता है। तो ज्ञान और अज्ञान का मिलन है, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान बनाना की ओर ले लेना, यह मिलन है यहाँ पर, है ना। तो यह जो है सो आपका जो पावर जो है, जो कहते हैं कि जो मॉनिटर करने का काम कहाँ पर है? रोगी के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। उसकी चाबी, रोगी को देखने का चाबी आपके हाथ में है, रोगी के हाथ में नहीं है। आप ही को सारा चीज काम करना है, रोगी को व्यवस्था नहीं कुछ करनी है। रोगी आकर के बैठ गया, ठीक है ना, आपको ही सारा व्यवस्था करना है, और आप रोगी को इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो छात्रों, आज मैं इन सब बातों के साथ में, केस टेकिंग के इस टूल्स के साथ में, आज यह दूसरा पार्ट केस टेकिंग का यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और केस टेकिंग का पार्ट समाप्त करता हूँ। और हम लोग फिर अगले क्लास में फिर इसके अगली श्रृंखला को देखने का कोशिश करेंगे। यह केस टेकिंग का श्रृंखला मैं छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे बातों में इसलिए बनाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ देने का, इससे आपका जो एक फाउंडेशन जो है सो एक धीरे धीरे एक लेयर, एक के बाद एक ईंट के बाद में दूसरी ईंट जैसा बनता गया। और यह फाउंडेशन अगर आपका मजबूत हो गया तो आप समझिए कि आपके पास में मेट्रिया मेडिका और रिपर्टरी आपके मुट्ठी में हो जाएगा, है ना, मुट्ठी में हो जाएगा। क्योंकि यही है जो आपको उकसाएगा, आपको प्रेरित करेगा, आपको एक्साइट करेगा कि आप मेट्रिया मेडिका में जाओ, रिपर्टरी में जाओ, खोजो, है ना, खोजो, खोजना, है ना, रिसर्च करना, खोजो। और आपको रिसर्च करने के लिए बाध्य करेगा, जबकि आपके पास में समस्याएं होंगी। तो यह रोगी आपको एक समस्या देगा, एक समस्या देगा, और इस समस्या के माध्यम से आप मेट्रिया मेडिका में जाओगे और उसका समाधान मिलेगा। क्योंकि आपके पास में आपको रास्ता मालूम है, तो रास्ता मालूम है तो आप कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास में आधार ही नहीं बनेगा ना, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मैं आप सबों का आज बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज बड़ा धैर्य से इसको सुना।